आप फैन के नीचे खड़े होते हो, आपको पता चलती है कि भाई हवा चल रही है। तो भाई चलना, ठीक है, चलना, जो भी एयर मूव करती है, जो ये मूविंग एयर होती है, जो बेटा क्या करती है, मूव करती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। तो ये विंड है, जो ये एयर है, वो क्या करती है, अर्थ के सरफेस पर एक प्रेशर डालती है। क्या करती है, एक प्रेशर डालती है। और जो ये एयर अर्थ के सरफेस पर प्रेशर डालती है, इसी को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। सी लेवल से जब आप बहुत ऊंचा चले जाते हो, ठीक है, एक लंबी हाइट पर चले जाते हो, तो वहां पर क्या होता है बेटा, हवा, हमें ऐसा लगता है हमें सांस नहीं आ रही, क्योंकि बेटा वहां पर एयर मॉलिक्यूल्स कम होते हैं। तो इसका मतलब जितना हाई एल्टीट्यूड पर जाओगे, उतना ही वहां पर बेटा लो प्रेशर क्रिएट होगा। कि अर्थ पर जो विंड्स हैं वो एक सेम डायरेक्शन में नहीं चलती, वो सीधी बिल्कुल नहीं चलती, वो क्या होती है, मुड़ जाती हैं, डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो यही जो डिफ्लेक्शन है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। क्या कहते हैं, कोरियोलिस फोर्स। यहाँ पर इतनी ज्यादा गर्म हवाएं पड़ती हैं, इतना ज्यादा लो प्रेशर का एरिया क्रिएट होता है कि यहाँ पर जो विंड्स है वो वार्म होके ऊपर जाती हैं और कूल विंड्स बनके इंडियन ओशन की तरफ आती हैं, और फिर इंडियन ओशन की तरफ आकर ये विंड्स साउथ वेस्ट की तरफ चलती हैं और क्या लेकर आती है, हर एक जगह बारिश लेकर आती है। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हो आप सभी? होपिंग कि आप सभी बहुत 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 ही ज्यादा अच्छे हो, मस्त हो, जबरदस्त हो, सारी चीजें बहुत ही ज्यादा बढ़िया चल रही है। आज की इस वन शॉट सीरीज में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। आज हम क्लास 7th का एटमॉस्फेरिक प्रेशर चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम बहुत सारी बातें करेंगे। विंड हम किसे कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम किसे कहते हैं, प्रेशर बेल्ट्स क्या होती है, बहुत सारी चीजें आज के इस लेक्चर में पढ़नी है। बहुत सारे बच्चे मुझे जानते होंगे, जो मुझे नहीं जानते मैं आपको बता देती हूँ। मेरा नाम है नेहा शर्मा और मैं हूँ आपकी एसएसटी की मेंटोर, और आप सभी का वेलकम करती हूँ आज के इस सेशन में, आज की इस वीडियो में। तो फटाफट से हम शुरू करते हैं एक बहुत अमेजिंग चैप्टर जिसका नाम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हो सकता है कि आपकी बुक में इसका चैप्टर का जो नाम है वो अलग हो, तो आप सब टॉपिक भाई मैच कर लेना, सारी चीजें बिल्कुल ही ठीक होंगी। चैप्टर का नाम अलग हो सकता है बट अंदर का कंटेंट बिल्कुल सेम होगा। तो यहाँ पर टेंशन आपको नहीं लेनी है, अपनी टेंशन मुझे दो और ध्यान से पढ़ो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेरिक, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि बेटा विंड्स क्या होती हैं, ठीक है, विंड्स क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, फिर बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं, एयर प्रेशर का इफेक्ट क्या पड़ता है, विंड्स के कितने टाइप हैं, प्रेशर बेल्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हम आज के इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक से शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले बोला गया है कि व्हाट इज विंड। भाई विंड क्या है? मैं पंखे के नीचे खड़ी हूँ, मुझे एक चीज फील हो रही है, भाई मेरे को ऐसा लग रहा है मुझे हवा लग रही है ना, मुझे लग रहा है मुझे हवा लग रही है, बट मैं ना उस हवा को देख पा रही हूँ, कहाँ देख पा रही हूँ, देख पा रही हूँ, कहीं मुझे नहीं दिख रही, हाँ बस फील हो रही है कि यार हवा लग रही है, हवा चल रही है। आप फैन के नीचे खड़े होते हो, आपको पता चलती है कि भाई हवा चल रही है। तो भाई चलना, ठीक है, चलना, जो भी एयर मूव करती है, जो ये मूविंग एयर होती है, जो बेटा क्या करती है, मूव करती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। ठीक है, चलना मतलब ऐसे चल के नहीं दिखाएगी वो आपको कि भाई विंड मैम ने कह दिया तो वैसे चल के दिखाएगी, एक्चुअली तो ये डांस जैसा स्टेप हो गया, बट विंड मतलब ऐसे चलना नहीं। जो भी एयर बेटा मूव करती है, एक जगह से दूसरी तरफ चलती है, उसी को हम क्या कहते हैं मेरा बच्चा, उसी को हम कहते हैं विंड। यानी कि सिंपल सी बात है मैम, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। हाँ बेटा, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जितनी भी ये हवा जो चलती है, जो विंड या जो एयर, ये याद रखो कि जो एयर मूव करती है बेटा, जो घूमती है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम विंड कहते हैं। एक बात जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो याद रखना कि जो हवा है वो हमेशा बेटा हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है। याद रखना ये बात कि जो विंड होती है बेटा, विंड हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया पे चलती है। कैसे चलती है वो मैं आपको बताऊंगी। अब ये डिफरेंस क्यों होता है, ऐसा क्यों है कि विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है, इन सारी चीजों के बहुत सारे रीजन है, और उनमें से एक रीजन है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसके बारे में हम अभी आगे बात करने वाले हैं। लेकिन कोई भी आपसे पूछे कि भाई विंड क्या है, तो आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोल देना है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, है ना। जो मूविंग एयर होती है वो विंड होती है, और हमेशा ये कैसे मूव करती है बेटा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर मूव करती है। बस ये दो बातें आपको डेफिनेशन अगर एग्जाम में आती है तो लिख देनी है कि मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड एंड इट मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। ठीक है, तो इतना आप लिख दोगे, आपकी मैम को समझ आ जाएगा कि इसे कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट इज
एटमॉस्फेरिक प्रेशर। भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? कि प्रेशर एयर एक्सर्ट्स ऑन अर्थ सरफेस। जो बेटा ये हवा होती है ना, जो ये विंड है, जो ये एयर है, वो क्या करती है? अर्थ के सरफेस पर एक प्रेशर डालती है। क्या करती है? एक प्रेशर डालती है। और जो ये एयर अर्थ के सरफेस पर प्रेशर डालती है, इसी को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझो कि जो भाई ये एयर है, जो ये मूव करती हुई एयर है, ये एयर क्या करती है? बहुत ज्यादा जो फोर्स है, बहुत ज्यादा जो प्रेशर है, वो कहाँ डालती है बेटा? अर्थ के सरफेस पे डालती है। उसी को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैम ये प्रेशर हमें क्यों नहीं फील होता? क्योंकि हमारी जो बॉडी है बेटा, जो हमारा जो बॉडी है, वो भी तो एक प्रेशर क्रिएट कर रही है, तो इसीलिए हमें वो प्रेशर फील नहीं होता है। बट हाँ, हमेशा जो एयर है वो क्या करती है बेटा? अर्थ की सरफेस पर एक प्रेशर डालती है। उसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैम हम क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं, तो वो उसका रीजन मैंने दे दिया कि प्रेशर है ना, मैंने उसका रीजन आपको दिया। लेकिन याद रखना ये बात हमेशा कि जो भाई ये जो एयर है, ये जो प्रेशर एयर है, वो हमेशा अर्थ की सरफेस पर एक क्या डालती है बेटा? प्रेशर डालती है। ठीक है। अब इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं बेटा? कैसे मेजर करते हैं भाई? कहाँ पर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कहाँ पर अर्थ की सरफेस पर कहाँ पर कितना प्रेशर है, कितना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कितना कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इस चीज को बेटा मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं बैरोमीटर को। जैसे भाई हमें जब बुखार टेस्ट करना है, तो हम क्या करते हैं? थर्मोमीटर का यूज करते हैं कि नहीं करते? करते हैं मैम। ठीक है। जब हमें क्या करना है, हमें डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है, हम कंपास का यूज करते हैं। तो ऐसे ही बेटा जब हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेक करना होता है कि अर्थ के सरफेस पर कहाँ और कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो उसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं बैरोमीटर। क्या बोलते हैं? जिसको हम बैरोमीटर बोलते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मिलीबार्स। यानी कि मान लो एक जगह का आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेक कर रहे हो, तो वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 197 है, तो 197 क्या? तो उसके बाद होता है 197 मिलीबार, यानी कि एमबी। तो मिलीबार इसकी क्या होती है? यूनिट होती है। जैसे सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है, मिलीमीटर होता है, तो ऐसी एक क्या होता है बेटा? मिलीबार्स होता है। और मिलीबार यूनिट में हम क्या टेस्ट करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिनोट करते हैं। ठीक है। मोर प्रेशर मोर एयर मॉलिक्यूल्स इन वन एरिया। क्या बात बोली गई है? ध्यान से आप एक चीज समझो। मान लो ये एक बॉटल है, ये बॉटल है। अब आपको क्या लगता है, ज्यादा प्रेशर बॉटल के इस वाले हिस्से में पड़ता होगा या इस वाले हिस्से में पड़ता होगा? कहाँ पड़ता होगा? तो आधे बच्चे बोलेंगे मैम ऊपर, आधे बच्चे बोलेंगे कि मैम नीचे, है ना। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, नीचे ज्यादा प्रेशर पड़ता होगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद तो लेयर आई जा रही है। नहीं समझ आया? यहाँ देखो, बॉटल को छोड़ो, बॉटल को छोड़ो, यहाँ समझो। यहाँ पर समझो कि भाई क्या है? एयर के मॉलिक्यूल्स है। कैसे है? देखो यहाँ पर एयर के मॉलिक्यूल्स है। ये क्या है बेटा? ये है एयर के मॉलिक्यूल्स। ये क्या है? ये है एयर के मॉलिक्यूल्स है। तो आपको क्या लग रहा है, सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ पड़ेगा? सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ पड़ेगा? ऊपर पड़ेगा? नहीं, सबसे ज्यादा प्रेशर तो इस वाली लेयर में पड़ेगा ना, ये लेयर, ये इधर पड़ेगा सबसे ज्यादा प्रेशर। क्योंकि इसके बाद तो ऊपर आया जा रहा है, आया जा रहा है, आया जा रहा है, आया जा रहा है। तो जो ये नीचे वाली लेयर है, सबसे ज्यादा प्रेशर तो वहीं पड़ेगा। तो वही चीज बोली गई है यहाँ पर कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। यहाँ पर बेटा क्या है, जहां पर ज्यादा एयर मॉलिक्यूल्स होंगे वहां पर जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा पड़ेगा। जहां पर एयर मॉलिक्यूल्स कम है वहां पर हमेशा लो प्रेशर रहेगा। लेकिन जहां पर एयर मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है वहां पर क्या होगा बेटा? प्रेशर पड़ेगा। जैसे कि ये एक लो प्रेशर वाला एरिया है। यहाँ पर आप देखो, बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप देखो कि एयर मॉलिक्यूल्स कम है, एयर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर कम है, तो ये एक लो प्रेशर वाला एरिया है। और वहीं आप दूसरी तरफ देखो, जहां एयर मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा होते हैं उसे हम एक हाई प्रेशर वाला एरिया बोलते हैं। तो ये चीज होपिंग आपको समझ आई। याद रखो, एयर जो प्रेशर अर्थ पर डालती है, अर्थ के सरफेस पर डालती है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। इतना याद आपको जरूर रखना है। अब मैम ये आइसोबार क्या है? आइसोबार क्या है मैं आपको बताती हूँ। मान लो ये एक एरिया है, ठीक है मैम। मैंने यहाँ पर क्या किया बेटा? इस एरिया में मैंने क्या किया? इस एरिया में बेटा एटमॉस्फेरिक चेक करा मैंने कुछ एरिया में, तो यहाँ पर निकला 197 MB, यहाँ निकला, इस एरिया पे निकला 2 MB। अब मैं MB से क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि मैंने बोला कि हमेशा एयर प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उसको कैसे डिनोट करते हैं? मिली बार्स में डिनोट करते हैं, और मिली बार को हम MB लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर भी निकला 197 MB।
ठीक है, यहां भी निकला 197 MB। अब क्या होता है बेटा, आइसोबार क्या काम करता है, आइसोबार क्या काम करता है, यहां ध्यान से देखना। जिस जिस एरिया का बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, सेम होता है, उन प्लेसेस को इस तरीके से ज्वाइन कर दिया जाता है, ऐसे इस तरीके से क्या कर दिया जाता है, उन सारे प्लेसेस को बेटा ज्वाइन कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, ज्वाइनिंग ऑल द प्लेसेस, ज्वाइनिंग ऑल प्लेसेस, उन प्लेसेस को ज्वाइन कर दिया जाता है जहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, सेम होता है। जहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है बेटा, सेम होता है। तो इस ज्वाइनिंग लाइन को हम क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं। इस ज्वाइनिंग लाइन को हम क्या बोलते हैं बेटा, आइसोबार बोलते हैं। होपिंग आपको ये चीज यहाँ पर समझ आई कि मान लो 3-4 प्लेस है, हर एक जगह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेक किया, तो जो जो प्लेस जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेक कर लिया जाता है, तो कुछ बेटा ऐसे प्लेस होते हैं जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। तो जिन प्लेसेस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम होता है, उन प्लेसेस को बेटा क्या कर दिया जाता है, ज्वाइन कर दिया जाता है। और जो ये ज्वाइनिंग लाइन होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोबार कहते हैं। ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किस में करते हैं, बैरोमीटर में। तो ये 2-3 चीजें, इन्हें आपको क्या करना है, याद करना है। किन प्लेसेस को ज्वाइन करते हैं बेटा, जिनका एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम होता है, जिनका बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो होपिंग ये चीज आपको यहां पर क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। अब अगर मैं आगे चलूं तो देखो, बहुत सिंपल सी एक बात है। अब बेटा यहां जो टॉपिक लिखा है उसको देखो, ऊपर मत देखो। क्या लिखा है, लास्ट भी यही लिखा था क्या, नहीं। अब क्या लिखा है, ऐसे फैक्टर्स कौन से हैं बेटा जो प्रेशर को, जो ये एयर प्रेशर है, जो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसको इफेक्ट करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से क्या है, प्रेशर कौन से हैं, ठीक है, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो क्या करते हैं बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इफेक्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला है टेम्परेचर। बेटा देखो, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा लो प्रेशर क्या होगा, क्रिएट होगा। कैसे मैम, पहले पॉइंट को यहाँ ध्यान से सुनो, पहले पॉइंट को यहाँ ध्यान से समझो। क्या बोला है, टेम्परेचर बोला है। क्या बोला है बेटा, टेम्परेचर बोला है। टेम्परेचर ही बोला था ना, देखा भी नहीं मैंने, अरे हाँ, टेम्परेचर बोला था। अब क्या बोला है टेम्परेचर में, देखो जितना ज्यादा क्या होगा, जितना ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा लो प्रेशर होगा। मान लो ये सन है, ये सन है, सन की बहुत ज्यादा हीट पड़ रही है, बहुत ज्यादा हीट पड़ रही है। अब जिस दिन बहुत ज्यादा गर्मी है, जिस दिन बहुत ज्यादा गर्मी है, उस दिन क्या होगा, उस दिन क्या होगा बेटा, जो टेम्परेचर है, जो आपका टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा। गर्मी है तो इंक्रीज होगा। तो जितनी ज्यादा गर्मी होगी, जितना ज्यादा जिस दिन जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा बेटा, लो प्रेशर बनेगा। और जितना टेम्परेचर कम होगा वहां पर हाई प्रेशर होगा, वहां पर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। लो प्रेशर कैसे बनेगा, यहां पर आपका सन है, ठीक है, लैंड पे सन की हीट आ रही है, ये हीट आ रही है, हीट आ रही है। तो इस हीट से क्या होगा, इस हीट से क्या होगा, यहां पर क्या बनेगा आपका, लो प्रेशर का एरिया बनेगा। क्या बनेगा आपका, लो प्रेशर का एरिया बनेगा। ठीक है, तो होपिंग ये चीज आपको यहां पर समझ में आई है। अब इसके बाद क्या बोला है, एल्टीट्यूड। बेटा आप जितनी ज्यादा ऊंचाई पर जाओगे क्या होगा, वहां पर लो प्रेशर क्रिएट होगा। जितने ज्यादा एल्टीट्यूड पर जाते रहोगे वहां पर क्या होगा बेटा आपका, वहां पर क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा। कैसे, देखो एयर मॉलिक्यूल्स बेटा सी और लैंड वाले एरिया पर ज्यादा होते हैं। ठीक है, जो हमारे एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सी और लैंड वाले एरिया के आसपास ज्यादा होते हैं। लेकिन आप जैसे जैसे ऊपर जाते रहोगे तो वो एयर मॉलिक्यूल्स बेटा कम होने लग जाते हैं। क्या होते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स कम होने लग जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा जब आप किसी ट्रैक पे जाते हो या जब आप पहाड़ों वाली एरिया पे जाते हो और आप सी, ठीक है, जो आपका सी है, सी से जब आप अबव सी लेवल से जब आप बहुत ऊंचा चले जाते हो, ठीक है, एक लंबी हाइट पर चले जाते हो, तो वहां पर क्या होता है बेटा, हवा, हमें ऐसा लगता है हमें सांस नहीं आ रही, क्योंकि बेटा वहां पर एयर मॉलिक्यूल्स कम होते हैं। जितने ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पर जाओगे बेटा उतना ही क्या होगा, उतना ही वहां पर क्या होगा, और बताओ, कमेंट में बताओ यार, उतना ही वहां पर क्या होगा बेटा,
हाई, जितना हाई एल्टीट्यूड पर जाओगे उतना ही वहां पर बेटा लो प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है, रोटेशन ऑफ अर्थ। बेटा जो ये अर्थ की रोटेशन होती है वो भी क्या करती है, इफेक्ट क्रिएट करती है। अर्थ की जो रोटेशन होती है वो भी क्या करती है, इफेक्ट। अर्थ एक जगह तो रहती नहीं, अगर एक जगह अर्थ ऐसे ही खड़ी रहे तो क्या होगा, हवा तो सीधी चले, लेकिन अर्थ क्या करती है बेटा, रोटेट होती रहती है। तो इसकी अर्थ की इस रोटेशन से भी क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस। देखो सिंपल सी एक बात है, अर्थ के सरफेस पर हर जगह एक जैसी हीट नहीं पड़ रही है, ये बात तो मानते हो। ऑब्वियस सी बात है कि अर्थ के सरफेस पर हर जगह सेम हीट नहीं पड़ती, हर जगह अलग अलग। जैसे इक्वेटर के आसपास आप देखोगे तो ज्यादा हीट है, वहीं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न पर हीट है, बट एज कंपैरिजन टू इक्वेटर थोड़ी वहां पर कम हीट है ना, और पोल्स पे तो बिल्कुल ही हीट नहीं है। तो जो ये अर्थ पर हीट का बेटा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं पर ज्यादा हीट कहीं पर कम हीट, ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या करती है, इफेक्ट करती है। ठीक है, अब डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ एयर प्रेशर। एयर प्रेशर के इफेक्ट्स क्या हैं, A difference in air pressure creates wind because when warm air expands and rises, it create an area of low pressure. इसको मैं समझाती हूँ अभी। Once it goes up, it cools down and then sink back to the earth. The area where the air sink has high pressure. क्या बोला मैम, कुछ नहीं समझ आया, क्या बोला है? एक बात याद रखो, ये बोला है कि एयर प्रेशर में जितना डिफरेंस होगा उतनी ही विंड जो है क्रिएट होती है। अब एयर प्रेशर में कैसा डिफरेंस बोला गया है, क्या डिफरेंस बोला गया है, आप यहाँ पर भी देख सकते हो, बट मैं आपको खुद ड्रॉ करके समझाऊंगी। यहाँ पर मैं चाहती हूँ आप थोड़ा और अच्छे से समझे। ये ही सन है आपका, क्या है, ये आपका सन है। ठीक है, ठीक है मैम, ये आपका जमीन है आपकी, ये क्या है आपकी, ये आपकी जमीन है, लैंड है आपका, जमीन है। ठीक है, क्या है, ये आपकी जमीन है। अब क्या होगा, सन की हीट आ रही है, सन की हीट आ रही है, ये देखो सन की रेज है, तो सन की रेज से हीट ही आएगी बेटा, और क्या ही आएगी, ठंड तो आएगी नहीं। तो ये हीट आ रही है, यहाँ पर लैंड पर क्या पड़ रही है, ये सन की रेज से हीट पड़ रही है। तो याद रखो एक बात, क्या मैम, क्या बात याद रखी, मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, जब कोई जमीन है और वहां पर सन की रेज आ रही है, हीट आ रही है, जब इतनी ज्यादा हीट आ रही है, ठीक है, क्या आ रही है, ये हीट आ रही है, हीट ही है ये, और क्या है, ये हीट आ रही है। तो जब ये हीट आ रही है तो लैंड क्या होगा, गर्म होगा। यहाँ पर जो ये लैंड है वो क्या होगा बेटा, हीट, गर्म होगा, वार्म होगा, वार्म लिख देती हूँ चलो। जो ये हीट आ रही है उससे क्या होगा, ये लैंड बेटा यहाँ पर गर्म होगा, वार्म होगा। अब जब ये गर्म होगा तो बेटा यहाँ पर जो लैंड के ऊपर जो ये हवाएं हैं, ये जो हवाएं हैं, ये क्या होगा, गर्म होके हवा कहाँ जाती है, ऊपर उड़ती है कि नहीं उड़ती। तो ये जो हवा है ये गर्म होने के बाद क्या करेगी बेटा, इस तरीके से ऊपर उड़ेगी। ये जो वार्म एयर है ये ऊपर उड़ेगी इस तरीके से, जो ये वार्म एयर है ये ऊपर उड़ेगी, ये गर्म हवाएं ऊपर उड़ेगी। और अब जब ये ऊपर पहुंचती हैं, जब ये स्काई में पहुंचती है तो वहां पर क्या होता है, ठंड होती है, थोड़ा सा ठंडा, एज कंपैरिजन टू लैंड। लैंड के कंपैरिजन में तो ऊपर थोड़ा सा कूल होता है। तो कूल होने के बाद क्या करती है वो, इस तरीके से मूव करके, जब ये विंड, जब ये वार्म एयर ऊपर जाकर बेटा कूल हो जाती है, कोल्ड हो जाती है, तो ये वापस क्या करती है, नीचे आती है। ये क्या करती हैं, ये ठंडी हवाएं नीचे आती हैं, और जो ये ठंडी हवाएं नीचे आती हैं बेटा ये बनाती हैं हाई प्रेशर। ये क्या बनाती हैं, ये ठंडी, ये कूल होने के बाद हाई प्रेशर बनाती है। ऑब्वियसली ये कूल एयर को ही हम हाई प्रेशर बोलते हैं, राइट। ये कूल एयर क्या बनाती है, हाई प्रेशर बनाती है, और फिर ये वापस से इस डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है, वापस से। तो ये इस तरीके का ये जो साइकिल है वो चलता रहता है, और इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि विंड हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है, ठीक है। तो यही यहाँ पर ये चीज क्या करी गई है, मैंने आपको अपनी इतनी बेकार और अच्छी जैसी भी आपको ड्राइंग लगे वैसे समझाया कि विंड हमेशा बेटा कैसे लो प्रेशर क्रिएट होता है, कैसे वो विंड जो है कूल होती है, कैसे वो नीचे आती है, और किस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। इसी को हम बोलते हैं कि विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है। देखो यहाँ पर है भी कि सन की वजह से यहाँ पर लैंड पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ, लो प्रेशर से जो ये वार्म एयर है वो एक्सपेंड हुई, एक्सपेंड होके ऊपर उड़ी,
ऊपर एटमॉस्फेयर ने इसे क्या किया, ठंडा किया, ठंडा होकर ये वापस लैंड पे आई, और जब ये कूल एयर सिंक होती है तो ये यहाँ पर हाई प्रेशर बनाती है और फिर इस तरीके से चलती है। तो ये साइकिल चलती रहती है और इसी को हम बोलते हैं कि विंड हमेशा बेटा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर वाले एरिया पर चलती है। तो इतनी चीज आपको यहाँ पर बस याद रखनी है, ठीक है। This difference in pressure keeps the air moving in an upward and downward direction from a high pressure area to low pressure area, creating a wind. If the difference in pressure is more than the winds are much. क्या सिंपल सी एक बात बोली गई है कि जो ये प्रेशर में डिफरेंस होता है ना, जो ये प्रेशर एक तरफ लो प्रेशर है, एक तरफ हाई प्रेशर है, तो जो ये प्रेशर में डिफरेंस है इसकी वजह से क्या होता है, विंड पहले अपवर्ड जाती है फिर डाउनवर्ड आती है और इस तरीके से ये हमेशा बेटा मूव ही करती रहती है एक साइकिल में। और यही मूविंग एयर बेटा आपकी क्या होती है, विंड होती है। यही हाई प्रेशर यही लो प्रेशर क्या क्रिएट करता है, विंड क्रिएट करता है, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था हम मूविंग एयर को ही क्या कहते हैं बेटा, विंड कहते हैं। तो यही चीज क्या है यहाँ पर बोली गई है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा होता है, कहीं पर हाई प्रेशर है कहीं पर लो प्रेशर है, तो कहीं पे विंड अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है कहीं पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। तो जो ये ऊपर नीचे विंड आ रही है, ठीक है, जो ये ऊपर नीचे एयर जा रही है, इसी को हम यही क्या क्रिएट करता है बेटा, यही विंड क्रिएट करता है। जैसा कि आपको पिक्चर में दिख भी रहा होगा, लो प्रेशर है तो ऊपर उड़ी, हाई प्रेशर ऊपर ठंडी होके ये नीचे आ गई, फिर विंड ऐसे फ्लो कर रही है। तो क्या है ये, क्या क्रिएट कर रहा है, ये विंड को क्रिएट कर रहा है, ठीक है। हाँ बेटा, जहां पर आपका बारिश होगी, ये तो आप पिक्चर से ही समझ सकते हैं क्या, कि जहां पर बेटा बारिश हो रही है, क्लाउड्स है ना, वहां पर है आपका लो प्रेशर एरिया। जहां पर बेटा धूप वगैरह पड़ रही है वो है आपका हाई प्रेशर एरिया। तो ये इसमें इतना कुछ समझने वाली बात यहाँ पर थी नहीं। अब अनइवन हीटिंग इफेक्ट, अनइवन हीटिंग इफेक्ट क्या बोला है बेटा, ध्यान से इसको समझना। हो जाएगा, हो जाएगा, हो गया। क्या है ये अनइवन हीटिंग इफेक्ट, क्या है बेटा, हर जगह सन की जो रेज है, ठीक है, हर जगह जो सन की रेज है वो एक जैसी नहीं पड़ती। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मान लो ये सन है, तो सन की सबसे ज्यादा हीट पड़ती है बेटा इक्वेटर पर। सबसे ज्यादा हीट क्या पड़ती है, इक्वेटर पे पड़ती है। जो इक्वेटर वाला एरिया है ये सबसे ज्यादा गर्म होता है, अगर आपको पता हो तो ये जो इक्वेटर वाला एरिया है, ये जो इक्वेटर वाला एरिया है वो क्या होता है बेटा, सबसे ज्यादा गर्म होता है, सबसे ज्यादा हीट यहाँ पर आती है। और जब इक्वेटर पर सबसे ज्यादा हीट आ रही है तो यहाँ पर क्या क्रिएट होगा, यहाँ पर आपका लो प्रेशर का एरिया क्रिएट होगा कि नहीं होगा, फिर यहाँ पर वापस हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, है ना। तो इस तरीके से क्या है, अनइवन हीटिंग इफेक्ट है। अब सिंपल सी बात है, जितनी ज्यादा हीट इक्वेटर पे आ रही है उतनी ज्यादा हीट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर नहीं आती है। समझ रहे हो ये बात, कहीं पर बहुत ज्यादा आती है कहीं पर बहुत कम आती है। तो इसीलिए बोला गया है कि अर्थ पर बेटा हर जगह अनइवन क्या है, अनइवन हीटिंग है, ठीक है, कहीं पर ज्यादा हीट है कहीं पर कम हीट है। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, प्रेशर बेल्ट्स। ये प्रेशर बेल्ट्स क्या होती हैं, क्या लगता है आपको, ये प्रेशर बेल्ट्स क्या होती होंगी, क्या लगता है बताओ आपको। देखो, अगर आपको ये लगता है कि पूरी अर्थ पर एक जैसा टेम्परेचर होता है तो ये तो गलत है। ऑब्वियसली अर्थ पर हर जगह, अर्थ पर बेटा हर जगह क्या सेम टेम्परेचर होता है, नहीं मैम। क्या सेम प्रेशर होता है, नहीं मैम। हीटिंग इफेक्ट भी हर जगह क्या है, डिफरेंट होता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो भी क्या होता है, हर जगह बहुत ही ज्यादा अलग होता है। गिव मी अ सेकेंड, फोन आ रहा है, बंद कर देती हूँ। हो गया। तो हर जगह क्या है बेटा, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो टेम्परेचर का हो चाहे वो क्या हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का हो। कहीं पर ज्यादा टेम्परेचर है कहीं पर कम है, कहीं पर लो प्रेशर का एरिया कहीं पे हाई प्रेशर का एरिया। अब जहां पर बेटा सेम सेम क्या है, जहां पर बेटा सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, या जहां पर आप ये कह लो कि जहां पर सेम टेम्परेचर है, जहां पर सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वहां पर क्या है बेटा, कुछ प्रेशर बेल्ट्स बनाई गई हैं।
क्या बनाई गई है? प्रेशर बेल्ट्स कुछ नहीं है, बहुत बड़े बड़े जोन्स है, वैसे तो ये 7 होती हैं बट हमें कुछ ही पढ़नी है। तो जो ये बेल्ट्स हैं बेटा वो सीजनली शिफ्ट होती रहती हैं, ठीक है, सन की मूवमेंट के अकॉर्डिंग। सन की जो मूवमेंट है उस सन की मूवमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये जो प्रेशर बेल्ट्स है वो चेंज होती रहती है। प्रेशर बेल्ट क्या है? बड़े बड़े जोन्स होते हैं, जहां पर सेम प्रेशर होता है वहां पर एक प्रेशर बेल्ट होती है उस एरिया को संभालने के लिए। अब कौन कौन से प्रेशर बेल्ट है, कौन कौन सी प्रेशर बेल्ट है आप देखोगे, इक्वेटोरियल लो, सब ट्रॉपिकल हाई, सब पोलर लो, पोलर हाई। तो ये क्या है? ये कुछ बेटा प्रेशर बेल्ट्स हैं। प्रेशर बेल्ट मींस बड़े बड़े कुछ जोन्स, बहुत ही लार्ज जोन्स, ठीक है, जहां पर सेम प्रेशर होता है वहां पर आपको प्रेशर बेल्ट जो है देखने को मिलती है। अब आप देखोगे अगर इक्वेटोरियल लो की बात करूं तो देखो ये है इक्वेटोरियल लो, है ना, जहां पर हीट सबसे ज्यादा आती है सन की। तो ये क्या है बेटा? 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ तक है ये क्या है? पहली प्रेशर बेल्ट है आपकी, ठीक है। उसके बाद दूसरी क्या बोली है? 30 डिग्री नॉर्थ साउथ, 30 डिग्री नॉर्थ में भी 30 डिग्री साउथ में भी, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये है दूसरी तीसरी बेल्ट जोन। फिर सब पोलर लो, पोलर लो, हाँ, फिर होती है सब पोलर लो, सब पोलर हाई, नॉर्थ में भी और साउथ में भी। तो ये क्या है? ये होती है बेटा कुछ प्रेशर बेल्ट्स जो क्या करती हैं उस चीज को मेंटेन करके रखती हैं, उन चीजों को क्या करती है? मेंटेन करके रखती है। अब आप देखो कि 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ है, आप ये इक्वेटोरियल लो या आप कौन से एरिया को बोलोगे कि यहाँ पर इक्वेटोरियल लो प्रेशर है? क्या है ये प्रेशर बेल्ट? देखो बेटा क्या है ये प्रेशर बेल्ट, जितना भी हॉट एरिया होगा, जितनी भी गर्म हवाएं होंगी, जहां पर डोल्ड्रम्स क्रिएट होंगे, वहां पर आपकी इक्वेटोरियल लो बेल्ट होगी, ठीक है। इक्वेटर है, इक्वेटर पर सबसे ज्यादा हीट पड़ रही है। मैंने आपको बताया भी कि जब हीट पड़ेगी तो क्या होगा? लो प्रेशर क्रिएट होगा, और लो प्रेशर में वार्म एयर क्या है बेटा? ऊपर की तरफ मूव करती है, यहीं पर ये डोल्ड्रम्स को क्रिएट करती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं इक्वेटोरियल लो। फिर है सब ट्रॉपिकल हाई, ये 30 डिग्री नॉर्थ साउथ में होती है। यहाँ पर क्या है बेटा? सिंकिंग एयर है, ड्राई एयर है, ठीक है। फिर आपका सब पोलर लो है, ये 60 डिग्री नॉर्थ साउथ में होता है। ये वाली प्रेशर बेल्ट कहाँ पर है बेटा? जहां पर आपकी ठंडी हवाएं होती हैं, जहां पर आपकी राइजिंग एयर होती है, जहां पर आपकी साइक्लोनिक विंड होती है, जहां पर आंधी तूफान आता है, वो वाला जो जोन है, वो वाली पूरा जो जोन है वो किस में आता है? आपका सब पोलर लो में आता है। फिर है आपका पोलर हाई, ठीक है, जहां पर बेटा ठंडी हवाएं होंगी, जहां पर हाई प्रेशर क्रिएट होगा वहां पर आपकी पोलर हाई विंड्स होंगी, ठीक है। तो इन चीजों को आपको क्या रखना है? थोड़ा सा ध्यान में रखना है, प्रेशर बेल्ट्स पे क्वेश्चन आ सकता है। अब कोरियोलिस फोर्स क्या होती है? किसे बोलते हैं हम कोरियोलिस फोर्स? देखो, द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इन अ वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन प्रोड्यूसेस द कोरियोलिस फोर्स। देखो बेटा, अगर जो अर्थ है सीधी होती है, एकदम बिल्कुल मूव नहीं कर रही, एक जगह ही खड़ी है, तो मैं बोलती कि सीधी हवा चल रही है, आप भी यही बोलते। लेकिन क्या है, अर्थ हमेशा अपने एक्सिस पर मूव करती रहती है, रोटेट होती रहती है, एक जैसी नहीं रहती है, ऐसे रोटेट हो रही है, मूव कर रही है। और हमेशा जो अर्थ की रोटेशन है बेटा वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ होती है। क्या होती है? वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ होती है। तो ये अर्थ की मूवमेंट होती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, इसी मूवमेंट से बेटा क्या होता है? कोरियोलिस फोर्स प्रोड्यूस होती। कुछ नहीं होता, इसमें ये होता है कि अर्थ की जो वो है विंड्स हैं, अर्थ पर जो विंड्स है बेटा वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि एक तरफ मुड़ जाती है, यानी कि अर्थ के रोटेट होने की वजह से, घूमने की वजह से जो विंड्स हैं वो सीधे नहीं जाती बल्कि डिफ्लेक्ट होती है, यानी कि डिफ्लेक्ट मतलब मुड़ जाती है। क्या हो जाती है? मुड़ जाती है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। बस आप इतना समझो, कोरियोलिस फोर्स क्या है बेटा? अर्थ की रोटेशन की वजह से, अर्थ जो ये लगातार अपने एक्सिस पर मूव करती रहती है, इस मूवमेंट की वजह से बेटा कोरियोलिस फोर्स क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। और जो ये कोरियोलिस फोर्स है इसका मतलब कुछ नहीं है, सिंपल सा मतलब है कि अर्थ पर जो विंड्स हैं वो एक सेम डायरेक्शन में नहीं चलती, वो सीधी बिल्कुल नहीं चलती, वो क्या होती है? मुड़ जाती हैं, डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो यही जो डिफ्लेक्शन है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। क्या कहते हैं? कोरियोलिस फोर्स कहते हैं, ठीक है। जितनी ज्यादा विंड की स्पीड होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी? कोरियोलिस फोर्स होगी, उतनी ज्यादा मूवमेंट होगी, ठीक है। देखो, The winds blowing slowly will be the deflected much less than winds blowing fast, obviously। अगर winds बेटा धीरे चल रही है तो वो कम डिफ्लेक्ट होगी, तेज चल रही है तो वो जल्दी से डिफ्लेक्ट होगी। आगे क्या बोला गया है कि जो डायरेक्शन है विंड की, तो विंड कोरियोलिस फोर्स की वजह से, ठीक है,
कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो विंड है बेटा, जो डिफ्लेक्ट होती है, कभी राइट में मुड़ती है, कभी लेफ्ट में मुड़ती हैं, तो जो ये उनका डिफ्लेक्ट होना है, ये जो मुड़ना है, ये जो डायरेक्शन चेंज करना है, ये किस में बताया गया है, ये किसको दिखाता है, ये फेरेल्स लॉ को दिखाता है। ये कहाँ पर स्टेट किया गया है, ये फेरेल्स लॉ में स्टेट किया गया है कि कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो विंड है बेटा वो क्या करती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, मूव कर जाती है, ठीक है, क्या करती है, मूव कर जाती है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर बताई गई है, यही चीज यहाँ पर क्या बताई गई है, बताई गई है। अब आप यहाँ देखो, अर्थ के रोटेशन की वजह से जो ये कोरियोलिस फोर्स होती है और जो ये विंड जो है वो डिफ्लेक्ट होती है, तो कैसे मुड़ती है, देखो कैसे मुड़ती है। नदर्न हेमिस्फेयर में, नदर्न हेमिस्फेयर में जो विंड है वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है, किसकी तरफ होती है, राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है, इस तरफ मुड़ जाती है। वहीं सदर्न हेमिस्फेयर में, सदर्न हेमिस्फेयर में विंड जो है वो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है। याद रखना कि जो आपका नदर्न हेमिस्फेयर है वहां पर जो विंड है वो राइट की तरफ चलती है, और सदर्न हेमिस्फेयर में जो विंड है वो इसी कोरियोलिस फोर्स की वजह से लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि लेफ्ट की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, कैसे मुड़ जाती है बेटा, लेफ्ट की तरफ मुड़ जाती है। आई इतनी सी बात समझ, ठीक है। अब ऑल्सो कोरियोलिस फोर्स इज नॉन एग्जिस्टेंस एट द इक्वेटर एंड फेल्ट मोस्टली एट द पोल्स। ऑब्वियसली जो ये कोरियोलिस फोर्स है वो नॉन एग्जिस्टेंस होती है इक्वेटर पर, पोल्स पर ये ज्यादा हमें दिखती है। ठीक है, अब आप मुझे सब ये बताओगे कमेंट सेक्शन में कि आप बताओगे सबसे ज्यादा जो विंड है वो कहां पर डिफ्लेक्ट करेगी, इक्वेटर पर या पोल वाले एरिया पर। या आपको क्या करना है, मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, अब विंड्स की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है विंड्स की, विंड्स क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, है विंड्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखो विंड्स जो है बेटा, सबसे पहली बात वो हीट को ट्रांसफर करती है ट्रॉपिक से पोल की तरफ। ठीक है, विंड्स जो है बेटा वो हीट को ट्रांसफर करती है, ट्रॉपिक से जो विंड है वो कहाँ चलती है, पोल्स की तरफ चलती है, तो ये बात है। इसके अलावा जो ये हवाएं हैं बेटा, यही तो अपने साथ क्या लेकर आती है, मॉइस्चर लेकर आती है, और जब मॉइस्चर लेकर आती है तो फिर उसके बाद गाना तो भूल गई मैं, छम 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 बारिश हो जाती है। ठीक है, तो ये उसकी वजह से होता है। तीसरा, पॉलिनेशन में ये हेल्प करती है। ठीक है, ड्राइव सेलिंग शिप एंड विंड मिल्स वगैरह में ये हेल्प करती है बेटा, विंड एनर्जी में ये हमारी हेल्प करती है। तो विंड्स की क्या है बेटा, बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आ सकता है क्वेश्चन, व्हाट आर द विंड्स, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ विंड्स। तो आपको सबसे पहले मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। ठीक है, और विंड ऑलवेज मूव इन दी, winds always move winds always move from high pressure to low pressure, ये लिखना है। ठीक है, तो ये क्या है, ये विंड्स को आपने एक्सप्लेन कर दिया। फिर आप ये बोल सकते हो कि विंड्स की ये 5 इंपॉर्टेंस है, और भी लिख सकते हो जो इंपॉर्टेंस आपको पता है। तो आ सकता है क्वेश्चन, ऐसी कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। अब बेटा विंड्स के टाइप कितने होते हैं, क्या विंड्स के टाइप होते हैं, हाँ भाई होते हैं, विंड्स के टाइप क्यों नहीं होंगे, विंड्स के भी बेटा टाइप होते हैं। एक होती है आपकी परमानेंट विंड्स, ठीक है, जिन्हें हम प्लैनेटरी विंड्स भी कहते हैं। परमानेंट विंड्स बेटा जो हमेशा ही चलती रहती हैं, जो हमेशा ही मूव होती हैं, पूरे साल चलती हैं, थ्रू आउट द ईयर मूव करती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, परमानेंट विंड्स, जो परमानेंटली चलती हैं, इसीलिए इन्हें प्लैनेटरी विंड्स भी कहा जाता है। दूसरा बेटा पीरियोडिक विंड्स, जो कुछ टाइम के लिए चलती हैं, फिर कुछ टाइम बंद हो जाती है, सीजनल होती है, कुछ टाइम तक चली फिर नहीं चली। उसके बाद होती है बेटा लोकल विंड्स, फिर होती है आपके साइक्लोन और एंटी साइक्लोन्स। अब इन चारों को हमें पढ़ना है। यहाँ पर जो लिखा हो उस पर ध्यान दो या मत दो, मैम जो बोले बस उस पर ध्यान दे लेना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले परमानेंट विंड की बात करूं तो परमानेंट विंड को बेटा हम क्या बोलते हैं, परमानेंट विंड को हम बेटा प्रिवेलिंग, याद रखो कभी कभी आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय प्रिवेलिंग विंड्स, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, अरे मैम ने तो प्रिवेलिंग विंड्स बताया ही नहीं। तो याद रखो कि परमानेंट विंड्स को ही हम प्रिवेलिंग विंड्स और प्लैनेटरी विंड्स कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का कि जो हमारी परमानेंट विंड होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्लैनेटरी और प्रिवेलिंग विंड्स। अब ये विंड जो है बस इतना याद रखो कि ये जो विंड है बेटा ये ऑल ओवर द प्लैनेट, पूरे प्लैनेट पर, हमारे अर्थ के पूरे प्लैनेट पर ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती है, पूरे साल चलती है, और हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाले एरिया में चलती है। बस याद रखो परमानेंट विंड क्या है, परमानेंट विंड्स जो प्लैनेट पर परमानेंटली चलती हैं, पूरे साल चलती हैं, हमेशा ये विंड्स चलती ही रहती हैं, इन्हें हम प्लैनेटरी विंड्स भी कहते हैं, इन्हें हम प्लैनेटरी विंड्स भी कहते हैं, इन्हें हम प्रिवेलिंग विंड्स भी कहते हैं। ठीक है, ये हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया पर चलती है। अब
परमानेंट विंड के टाइप क्या क्या है, तो टाइप 3 टाइप है, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, ठीक है, और विंड्स। अब देखो एक एक करके। ट्रेड विंड क्या है, ऐसी विंड्स। ट्रेड विंड्स कौन सी विंड्स होती है बेटा, ट्रेड विंड्स वो विंड्स होती है बेटा जो कहाँ ब्लो करती है, कहाँ चलती है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट से हाई प्रेशर बेल्ट की तरफ चलती है। ये देखो, ये है बेटा आपकी ट्रेड विंड्स जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इस वाली बेल्ट में चलती है, इस वाली बेल्ट में चलती है, ठीक है, इस वाली बेल्ट में चलती है। कहां पर चलती है, सब ट्रॉपिक सॉरी हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलती है। इतना याद रखो कि जो ट्रेड विंड्स है वो इक्वेटोरियल लो प्रेशर वाले एरिया में मूव करती है, ठीक है, बस इतना याद रखोगे बहुत है। ये नदर्न हेमिस्फीयर में भी चलती है, ठीक है, और सदर्न हेमिस्फीयर में भी चलती है, साउथ ईस्ट में भी चलती है और नदर्न हेमिस्फीयर में भी चलती है, और हमेशा ये 5 डिग्री टू 30 डिग्री तक मूव करती है, दोनों हेमिस्फीयर में भी, नदर्न में भी और सदर्न में भी। बस इतना याद इसमें आपको रखना है और कुछ याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आगे जो मैं बोल रही हूँ बस उन पॉइंट्स को याद रखो। फिर होती है ये विंड्स बेटा स्टेडी होती हैं, रेगुलर होती हैं, हमेशा सेम डायरेक्शन में चलती रहती हैं, ठीक है। जब ये विंड्स इक्वेटर पर पहुंचकर डाई डाउन हो जाती है, नीचे गिर जाती है, तो जब ये विंड है मूव कर रही है, मूव करते करते जब ये एक जगह शांत बैठ जाती है तो वहां पर डोल्ड्रम वाला एरिया क्रिएट होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं काम जोन। जब ये विंड चलना बंद कर देती है और एक जगह गिर जाती है, ठीक है, एक जगह जो इसके मॉलिक्यूल्स है वो एक जगह बैठ जाते हैं, डाई हो जाते हैं, डाउन गिर जाते हैं, तो वहां एकदम कामनेस हो जाती है और वहां डोल्ड्रम वाला एरिया क्रिएट होता है, ठीक है, ये याद रखो इसका एक फीचर। अब वेस्टर्लीज क्या होती है बेटा, वेस्टर्लीज मीन्स वेस्टर्ली मीन्स जो विंड बेटा वेस्ट की डायरेक्शन की तरफ चलती है उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम कह देते हैं वेस्टर्लीज। याद रखो वेस्टर्ली मीन्स मूविंग एयर इन दी वेस्ट डायरेक्शन, ऐसी विंड जो हमेशा वेस्ट की तरफ चलती हैं, ठीक है। ये विंड्स बहुत ही ज्यादा क्या होती है, एक्टिव होती है। ये 30 डिग्री टू 65 नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटर पर चलती है, ठीक है, 30 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, यहाँ पर ये वेस्टर्ली 30 डिग्री नॉर्थ और ये रहा आपका 30 डिग्री साउथ। जब भी मैं कोई पॉइंट बता रही हूँ आप पिक्चर में भी देखते रहो, ठीक है, ये रहा आपका 30 डिग्री नॉर्थ, ये रहा आपका 30 डिग्री साउथ, यहाँ पर वेस्टर्लीज चल रही है आपकी और यहाँ पर वेस्टर्लीज चल रही है आपकी, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये सब ट्रॉपिकल हाई और सदर्न हेमिस्फेयर में क्या करती है, मूव करती है, ठीक है। अब ड्यू टू देयर डिफ्लेक्शन, इनके डिफ्लेक्शन यानी कि इनके मुड़ जाने की वजह से, जब ये मुड़ जाती है, जब ये डिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर बेटा प्रेशर बेल्ट क्रिएट होती है, ठीक है। कौन सी प्रेशर बेल्ट, बिकम प्रेशर बेल्ट। डिफ्लेक्शन की वजह से यहाँ पर प्रेशर बेल्ट क्रिएट होती है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट नदन में, ठीक है, और वेस्टर्ली बेटा साउथ में भी मूव। इसको इतना याद मत रखो, बस इतना याद रखो कि जो वेस्टर्लीज है वेस्ट की तरफ चलती है, 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ में मूव करती हैं। इसके बाद ये याद रखो कि जो मैंने आपको बताया था ये सब ट्रॉपिकल हाई और सदर्न हेमिस्फेयर में क्या करती है, मूव करती है। इतना कर लोगे आपके लिए बहुत है। अब आगे आगे क्या है, हाँ, जो ये वेस्टर्ली विंड होती है बेटा ये मिनिमल लैंड इंटरफेरेंस भी क्या करती है, फेस करती है। जैसे कि जो सेलर्स हैं, जो नाविक है, जो नाव चलाने वाले होते हैं, मैंने आपको क्या बोला, ये विंड बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, तेज चलती है। तो क्या होता है, जो सेलर्स होते हैं, सेलर्स कॉल दैम दी स्टेडियर, इन्हें क्या बोलते हैं, स्टेडियर बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसीलिए इन्हें फ्यूरियस 50s भी कहा जाता है और स्क्रीमिंग 60s भी कहा जाता है, क्योंकि ये विंड इतनी ज्यादा ब्रेव होती हैं, ये ब्रेव वेस्ट विंड्स भी कहते हैं, ठीक है। ये इतनी ज्यादा, ये वेस्टर्लीज इतनी ज्यादा तेज होती है, इतनी ज्यादा तेज होती है कि जो सेलर्स है, जो नाविक है, वो इस तरीके से बेटा समुद्र में क्या नहीं चला पाते हैं, अपनी नाव भी नहीं चला पाते हैं, विंड इतनी ज्यादा तेज होती है। इसीलिए वेस्टर्लीज को और क्या क्या कहा गया है, फ्यूरियस 50s, स्क्रीमिंग 60s, ब्रेव वेस्ट विंड्स, स्टेडियर। तो ये सब इसके क्या है, नाम है, ठीक है, आ सकते हैं ये एग्जाम में, तो इस चीज को याद रखना, क्योंकि जो वेस्टर्लीज है बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, बहुत ज्यादा तेज स्पीड में चलती हैं, ठीक है। फिर रेन, बिकॉज दे ब्लो ओवर वार्म ओशियन, ठीक है, वार्म ओशन करंट एंड गो फ्रॉम वार्मर टू कूलर एरियाज क्रिएटिंग कंडीशन फॉर कंडेंशन क्लाउड फॉर्म। देखो रेनफॉल क्यों होता है, इसकी वजह से, क्योंकि हवा गर्म होती है, गर्म होती है तो ये ऊपर जाती है, ठीक है। देखो ओशियन है, सन है, सन की हीट पड़ी, ओशन का जो पानी है वो क्या हुआ, गर्म हुआ। अब जो ओशियन के ऊपर हवा चलती है उसे हम करंट कहते हैं बेटा। तो जब ओशियन का पानी गर्म हुआ तो ओशियन के ऊपर जो ये जो क्या है
हवाएं हैं ये ऊपर जाएंगी, ये वार्म एयर ऊपर जाएंगी, ऊपर ये जाकर मॉइस्चर लेकर आएगी, यहाँ कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी, क्लाउड्स में मॉइस्चर जाएगा और उसकी वजह से बारिश होगी। तो ये विंड्स क्या लेकर आती हैं बेटा, बारिश भी लेकर आती हैं। यही चीज यहाँ पर आपको बताई गई है, वाटर साइकिल पढ़ी है, सेम यूज हुआ है यहाँ पे। इसके बाद आता है बेटा आपका पोलर विंड्स। पोलर विंड्स बेटा जो पोलर वाले एरिया में चलती हैं, जो आपके पोलर वाले एरिया में चलती है, यहाँ जो चलती हैं और जो यहाँ चलती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं पोलर विंड्स। नदर्न हेमिस्फेयर की बात करूं, नदर्न हेमिस्फेयर में इन्हें बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट पोलर विंड, ठीक है। और इन्हीं को सिंस दे ब्लो फ्रॉम द ईस्ट दे आर ऑल्सो कॉल्ड द पोलर विंड्स। इन्हें पोलर विंड्स कहते हैं, ऑब्वियसली पोलर वाले एरिया में चल रही हैं, नदर्न हेमिस्फेयर में चल रही है, इसीलिए इसे नॉर्थ ईस्ट पोलर विंड्स भी कहते हैं। और इसीलिए इसे साउथ ईस्ट पोलर विंड्स भी कहते हैं, क्योंकि साउथ वाले पोलर एरिया में भी चलती हैं, ठीक है। ये हमेशा बेटा लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ चलती है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर का बहुत इशू होता है, वाटर वेपर का इशू होता है, आपका रेन बियरिंग विंड्स ये नहीं होती, ये ऐसी हवाएं होती है जो बारिश लेकर नहीं आती हैं, ठीक है। बारिश लेकर ये नहीं आती हैं, ये पोलर वाले एरिया में चलती हैं, ऊपर चलेंगी नीचे चलेंगी। सदर्न हेमिस्फेयर में इन्हें नॉर्थ ईस्ट पोलर विंड्स कहा जाता है, सदर्न हेमिस्फेयर में इन्हें साउथ ईस्ट पोलर विंड्स कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ईस्ट की डायरेक्शन में चलती है ये हमेशा। और पोलर विंड्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर नहीं चलती, पोलर विंड्स आपकी लो प्रेशर से हाई प्रेशर चलती है, और ये रेन बियरिंग विंड्स नहीं होती, ये अपने साथ बारिश नहीं लेकर आती। ये 4 पॉइंट जो मैंने बताए हैं ये इस विंड के बारे में याद रखना, बाकी इतना पैराग्राफ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम में जितना लिखना है बस वो बता रही हूँ, ज्यादा लिखोगे कुछ नहीं होगा उससे। फिर है बेटा पीरियोडिक विंड्स। पीरियोडिक विंड्स क्या होती हैं, पीरियोडिक विंड्स बेटा वो होती हैं, जैसा नाम ही बता रहा है कि ये एक डेफिनेट डायरेक्शन में चलती है, एक स्पेसिफिक सीजन में चलती है। या तो ये दिन में किसी पर्टिकुलर टाइम पर चलेगी, पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलेगी, पूरे दिन नहीं चलती, पूरे टाइम नहीं चलती, पर्टिकुलर किसी सीजन में चलेगी, 10 दिन के लिए चलेगी, 15 दिन के लिए चलेगी, ठीक है। तो पीरियोडिक विंड्स जो कभी कभी चलती हैं, सीजनल विंड्स होती हैं जो एक स्पेसिफिक सीजन में ही मूव करती हैं, ठीक है, याद रखो। और दिन में किसी एक ही टाइम, एक फिक्स टाइम होता है, उसी टाइम ये क्या करती हैं, मूव करती हैं, ठीक है। इसके बाद होता है लैंड और सी ब्रिज। लैंड और सी ब्रिज क्या होता है बेटा, लैंड और सी ब्रिज सेम जो मैंने आपको लो प्रेशर से हाई प्रेशर वाली बात बताई थी, याद रखो। जो हवाएं लैंड के ऊपर चलती हैं, जो हवाएं जमीन के ऊपर चलती हैं उन्हें हम कहते हैं लैंड ब्रिज, जो हवाएं सी के ऊपर चलती है उन्हें हम कहते हैं सी ब्रिज। और सेम कॉन्सेप्ट है, सन आया, सन की वजह से लो प्रेशर क्रिएट हुआ, ऊपर गई, ठीक है, वो लो क्या बोलते हैं, ये विंड ऊपर चली जाती है। सी में ये होता है समुद्र ठंडा होता है, ठीक है, कूल होती है, और हाई प्रेशर की वजह से सेम जो हमने हाई प्रेशर लो प्रेशर वाला एरिया पढ़ा है ना, सेम है वही चीज कि ऊपर गई, ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद नीचे आई, समुद्र के ऊपर तो ठंडी हवाएं होंगी ऑब्वियसली, तो क्या होगा, सिंक होगी वापस हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, बस इतना याद रखो। लैंड ब्रिज जो जमीन के ऊपर चलने वाली हवाएं होती हैं, सी ब्रिज जो समुद्र के ऊपर चलने वाली हवाएं होती है, बस, ठीक है, सिंपल सी बात है, वही है ये। सेम प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया था ना, हाई प्रेशर लो प्रेशर, सेम प्रोसेस है ये, और कुछ भी नहीं है। इसके बाद है व्हेन द सन सेट द लैंड कूल डाउन, ठीक है। जब ये तो दिन की बात हो गई कि भाई सन जो है, सन गर्म था, अपनी हीट फेंकी, लो प्रेशर पर जमीन पर लो प्रेशर क्रिएट हुआ, वार्म एयर ऊपर उड़ी, ऊपर जाके ठंडी हुई, फिर सिंकों के नीचे आई, फिर हाई प्रेशर क्रिएट हुआ, और फिर हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर, इस तरीके से मूव। लेकिन जब सन हीट ना कर रहा हो, जब सन सेट हो जाए, ठीक है, जब सन सेट हो जाए तो क्या होगा कि जमीन जो है बेटा ठंडी हो जाएगी, वाटर को ठंडा होने में थोड़ा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू लैंड। इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि थोड़ी देर के लिए लैंड के ऊपर हाई प्रेशर वाला एरिया क्रिएट होगा, थोड़ी देर के लिए सिर्फ। देखो सिंपल सी बात है, सनसेट हुआ, देखो छोटी सी बात है समझो, सनसेट हुआ तो क्या होगा कि जमीन जो है ठंडी होने लगेगी, और जो सी है, जो समुद्र है, समुद्र में समुद्र के ऊपर जो हवाएं हैं उसको और समुद्र को ठंडा होने में थोड़ा सा टाइम लगता है एज कंपेयर टू लैंड। तो थोड़ी देर के लिए क्या होता है बेटा, लैंड थोड़ा जल्दी कूल हो जाता है, तो थोड़ी देर के लिए उस कूल लैंड पर बेटा सिर्फ टेम्परेरी टाइम के लिए हाई प्रेशर क्रिएट होता है लैंड के ऊपर, और लो प्रेशर क्रिएट होता है सी में, लेकिन ये सिर्फ थोड़े टाइम के लिए होता है, और इसको हम लैंड ब्रिज कहते हैं। जब बेटा हाँ, जब कूल लैंड होता है, कूल लैंड में बेटा क्या होता है, जो हवाएं हैं वो समुद्र की तरफ चलती हैं, ऊपर नहीं उड़ती, ऊपर नहीं उड़ती। देखो यहाँ पर लैंड ठंडा हुआ,
ठीक है, हाई प्रेशर क्रिएट हुआ, तो हाई प्रेशर क्रिएट होने की वजह से ये जो हवाएं हैं वो समुद्र की तरफ चलती है, ना कि ऊपर की तरफ। फिर यहाँ पर हीट लेकर, लो प्रेशर लेकर क्रिएट होती है, और इसको हम क्या बोल देते हैं, लैंड ब्रिज बोल देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, लैंड ब्रिज बोलते हैं। दैट्स इट। ठीक है, अब मॉनसून विंड्स क्या होती हैं, सीजनली फ्लो करती हैं मॉनसून के टाइम पर। सबसे पहले ही जो मॉनसून वर्ड है वो एक अरेबिक वर्ड मौसम से आया है, जिसका मतलब क्या होता है, अरेबिक वर्ड मौसम से आया है जिसका मतलब होता है सीजन। ठीक है, एक डेली का पैटर्न होता है, उस पैटर्न में एक सीजनल फ्लो में जो ये मॉनसून विंड्स है वो फ्लो करती है। इसमें एक होती है आपकी समर रेन, एक होती है आपकी विंटर रेन। ठीक है, एक क्या होती है, समर रेन होती है, एक आपकी विंटर रेन होती है। दैट्स इट। समर रेन, जिन्हें हम साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या लेकर आती है, इंडिया में बारिश लेकर आती है। इंडिया में, म्यांमार में, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, हर जगह जो ये साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स है, ये क्या लेकर आती है, बारिश लेकर आती है, लेकिन ये गर्मियों के टाइम पर लेकर आती है। ठीक है, इसमें जो आपका एशियन लैंडमास है वो हीट होता है इतना ज्यादा, गर्मियों में इतना ज्यादा हीट हो जाता है कि भाई जो एशियन लैंडमास है आपका, पूरा जो ये एशियन लैंडमास है, जमीन का इतना बड़ा टुकड़ा है एशिया का जो लैंडमास है, क्या होता है बेटा, यहाँ पर इतनी ज्यादा गर्म हवाएं पड़ती हैं, इतना ज्यादा लो प्रेशर का एरिया क्रिएट होता है कि यहाँ पर जो विंड्स है वो वार्म होके ऊपर जाती हैं और कूल विंड्स बनके इंडियन ओशन की तरफ आती हैं, और फिर इंडियन ओशन की तरफ आकर ये विंड्स साउथ वेस्ट की तरफ चलती हैं और क्या लेकर आती है, हर एक जगह बारिश लेकर आती है। क्या लेकर आती है, बारिश लेकर आती है। विंटर में इसका उल्टा होता है। विंटर में बेटा साउथ और ईस्ट एशिया बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाता है, जिससे क्या होता है, हाई प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, तो वहां पर बेटा ड्राई और कोल्ड विंड्स चलती हैं। ठीक है, जो सी की तरफ चलती हैं, तो ये विंटर में थोड़ी सी बारिश लेकर आती हैं कुछ प्लेसेस पर, जिन्हें हम विंटर मानसून भी कहते हैं, पर सारी जगह नहीं, कुछ प्लेसेस पर ही बारिश होती है, लेकिन बहुत ही ज्यादा थोड़ी सी बारिश होती है। ठीक है, अब on retreating to Bay of Bengal at the end of October to the northeast trade winds, क्या होता है, जो ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती है, जब ये वापस जा रही होती है, रिट्रीटिंग मतलब वापस जाना, तो जब ये बे ऑफ बंगाल की तरफ से, ये देखो, ये जो नॉर्थ, ध्यान से देखना बेटा, यहाँ ये है आपकी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ये आ रही हैं बे ऑफ बंगाल की तरफ से आएंगी। तो ये आते वक्त क्या करती हैं, अपने साथ एक मॉइस्चर लेकर आती है, और वापस जाते जाते क्या करती हैं, जब ये विंड्स वापस आ रही होती हैं, जब आपकी ये जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स है, जब ये वापस आ रही होती हैं, वापस बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रही होती हैं, और बे ऑफ बंगाल की तरफ से वापस आ रही होती हैं, तो ये बे ऑफ बंगाल से क्या ले लेती है बेटा, मॉइस्चर ले लेती है। मॉइस्चर लेने के बाद ये दो ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है, और एक दूसरी ब्रांच जो है तमिलनाडु। तो एक ब्रांच जो है बेटा वो क्या करती है, अंडमान निकोबार वाले आइलैंड में बारिश दे देती है। देखो ये विंड आई मॉइस्चर लेके, ये विंड आई, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ये आई, एक विंड यहाँ मुड़, एक ब्रांच यहाँ मुड़ गई और एक ब्रांच यहाँ मुड़ गई। अब इन्होंने बे ऑफ बंगाल से क्या ले लिया है बेटा, मॉइस्चर ले लिया। मॉइस्चर लेके ये तमिलनाडु के कुछ पार्ट्स में वापस जाते जाते बारिश करेगी, और ऐसे ही अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी क्या करेगी, बारिश करेगी। ठीक है, तो बस इन्हें हम इस तरीके से देखते हैं। फिर आपकी लोकल विंड्स क्या होती हैं बेटा, लोकल विंड्स जो आपकी एक ऐसी विंड्स जो एक स्मॉलर स्केल पर चलती हैं। ठीक है, कुछ ट्रॉपिकल टोपोग्राफिकल फीचर्स की वजह से चलती है। लोकल वाली हवाएं होती है, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलती है, इतना याद रखो। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं लोकल विंड्स। ठीक है, एक होती है आपकी कैटाबैटिक विंड्स, जो बेटा डाउनवर्ड हाई एल्टीट्यूड से, हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया से जो वैली और प्लेन एरिया की तरफ चलती है, उन्हें हम कहते हैं कैटाबैटिक विंड्स। ठीक है, अलग अलग नाम से इन्हें बुलाया जाता है। ठीक है, कैटाबैटिक विंड्स को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, जैसे कि भाई सदर्न फ्रांस में बोलते हैं सदर्ली बस्टर, सॉरी ऑस्ट्रेलिया में इन्हें बोलते हैं सदर्ली बस्टर, बोरा बोलते हैं एड्रियाटिक सी के तरफ, ग्रीस में बोलते हैं वार्डर। तो क्या है, हर जगह इनका नाम बहुत ही ज्यादा अलग है। ये ऐसी कैटाबैटिक विंड्स, इतना याद रखो कि ऐसी विंड्स बेटा जो हमेशा हाई एल्टीट्यूड से, यानी कि एक ऊंचाई वाले प्लेस से वैली और प्लेन एरिया की तरफ चलती है। दैट्स इट। कुछ और भी अदर लोकल विंड्स होती है, जैसे कि आपने सुना है लू, काल बैसाखी, लू वगैरह जो गर्मियों में चलती हैं, इनको हम कहते हैं बेटा अदर लोकल विंड्स। ये जैसे लू है,
हॉट विंड होते हैं, मम्मी कहती है हम स्कूल से आते हैं कि जल्दी जल्दी घर चलो, है ना, घर के बाहर मत खेलो, लू चल रही है, बहुत गर्म हवा चल रही है। तो ये कुछ लोकल विंड्स होती है जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये कुछ टाइम के लिए ही चलती है, एक स्पेसिफिक सीजन में चलती है ना। जैसे लू आपका अप्रैल में ज्यादातर चलता है ना, अप्रैल में मई में ज्यादातर लू चलती है, फिर लू नहीं चलती है। तो लू हो गया, काल बैसाखी हो गई, ये बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, लेकिन बेटा कुछ टाइम तक ही चलती हैं, ठीक है। इसके अलावा साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स क्या होते हैं बेटा? ऐसे विंड्स जो बहुत ही ज्यादा स्पीड में चले, ठीक है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं वेरिएबल विंड्स, ठीक है, जो एक शॉर्ट टाइम के लिए तो चलती है, लेकिन ऐसा चलती हैं कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन लेकर आती हैं, बहुत ज्यादा तबाही लेकर आती हैं, ठीक है। साइक्लोन क्या होता है? एक साइक्लोन एक ऐसी विंड है जो लो प्रेशर एरिया में चलती है, ठीक है। द आई और सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज अ स्मॉल एरिया ऑफ लो प्रेशर, एक स्मॉल एरिया, लो प्रेशर का एक स्मॉल एरिया, और एक काम वेदर क्या करता है? साइक्लोन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो साइक्लोन लो प्रेशर वाले एरिया पर आता है, लो प्रेशर एरिया जहां पर है वहां पर साइक्लोन आएगा, ठीक है। साइक्लोन जब आता है, जो ये चक्रवात आता है, जो ये बवंडर आता है, ठीक है, यहाँ पर जो विंड है वो एंटी क्लॉकवाइज चलती है नदर्न हेमिस्फेयर में, और क्लॉकवाइज चलती है आपका सदर्न हेमिस्फेयर में। बहुत ज्यादा हैवी बारिश लेकर आती है, अपने साथ तूफान लेकर आती है, बिजली कड़कती है, थंडरिंग होती है, तो ये साइक्लोन में होता है। अब एंटी साइक्लोन में सेम इसका उल्टा है, ये साइक्लोन का रिवर्स है, बिल्कुल। साइक्लोन में लो प्रेशर वाला एरिया पे होता था, एंटी साइक्लोन हाई प्रेशर वाला एरिया पे होता है, उसमें विंड क्लॉकवाइज चलती थी, यहाँ पर विंड एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, सेम अलग, वहां लो प्रेशर, यहाँ हाई प्रेशर, दैट्स इट। तो ये हमने पढ़ा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। मैं तो कह रही थी कि इसका नाम विंड रख देते या एयर रख देते इस चैप्टर का नाम, क्योंकि सब कुछ हमने एयर से रिलेटेड ही पढ़ा है, राइट। तो यहाँ पर होता है आपका चैप्टर खत्म। ये है हमारे व्हाट्सएप चैनल का क्यूआर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो और आपको छोटी छोटी अपडेट्स चाहिए, ठीक है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके बेटा हमारे व्हाट्सएप चैनल में, हमारी व्हाट्सएप फैमिली में इंक्लूड हो सकते हो, जहां आपको छोटी छोटी चीजें बहुत ही ज्यादा डिटेल में मिलती है। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, होपिंग कि आपने इस वीडियो को और इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टेक केयर, बाय बाय।